प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का गूगल क्लासरूम प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं अभिनंदन। हम सब 2 कक्षाओं के माध्यम से बुद्धिजीवी, नौकरशाही एवं सत्ता की राजनीति इस अवधारणा को समझने का प्रयास किया है। इस कड़ी में आज हम नौकरशाही और सत्ता की राजनीति की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम लेक्चर में इसकी एक पृष्ठभूमि हम सभी ने विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया था। द्वितीय कक्षा में बुद्धिजीवियों की विकास और नियोजन में क्या भागीदारी है, इस तथ्य को समझने का हम सभी ने प्रयास किया था। प्रिय छात्र छात्राओं, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। अब हम सीधे नौकरशाही पर बात करते हैं। नौकरशाही की अवधारणा जैसे पहले भी हम लोगों ने बात की कि मैक्स वेबर ने इस अवधारणा को हम सभी के सामने ले आए। ये रेशनलाइज्ड फ्रेम है कि एक लक्ष्य हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम हो, उस सिस्टम के बीच में एक क्रम बना रहे ताकि डिलीवरी हो सके। मूल तथ्य इस नौकरशाही व्यवस्था का यही है। नौकरशाही एक ऐसा संगठन है जिसमें स्तरीकृत पदों के कार्यालयों की एक संगठित श्रृंखला होती है, जिसमें अनेक कर्तव्य अंतर्निहित होते हैं और इनके प्राधिकार सीमित तथा विशिष्ट नियमों द्वारा पूर्ण रूप से परिभाषित होते हैं। किसी भी नौकरशाह की या उस कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति की के अधिकार और कर्तव्य कुछ प्राधिकारों के द्वारा, कुछ नियमों के द्वारा तय कर दिया गया है कि इस व्यक्ति को ये काम करना है और यहाँ तक उसको डिलीवर करना है। तो ताकि डिलीवरी की सिस्टम तेज हो सके, इसलिए इस व्यवस्था को किया गया। नौकरशाही की अवधारणा के प्रमुख प्रवर्तक में मैक्स वेबर रहे हैं। इस अवधारणा को आगे बढ़ाने वालों में HD लॉसवेल, कार्ल मैनहाइम, लॉस्की आदि समाज वैज्ञानिक प्रमुख रहे हैं। एक परिभाषा यहाँ पर हम लोग जल्दी से देख लें। नौकरशाही एक ऐसा संगठन है जो बड़े आधार पर प्रशासनिक कार्यों का क्रमबद्ध रूप से संचालन करने के लिए बहुत से व्यक्तियों के कार्यों द्वारा समन्वित होता है। पीटर ब्ला एक समाज वैज्ञानिक है, उन्होंने इस परिभाषा को हम लोगों के सामने रखा। एक बहुत छोटी सी परिभाषा थॉमसन की है। नौकरशाही संगठन सुस्पष्ट श्रम विभाजन द्वारा स्पष्ट सत्ता का पद सोपान वाली व्यवस्था है। नौकरशाही संगठन सुस्पष्ट श्रम विभाजन द्वारा स्पष्ट सत्ता का पद सोपान वाली व्यवस्था है। ये 2 परिभाषाएं हम लोगों को एक दिशा देती है कि एक पद सोपान है, किस कार्य को कैसे करना है, ये इसके द्वारा संचालित होती है कि कौन सा पद कहाँ पर होगा और उस पद की क्या अधिकार होंगे और क्या कर्तव्य होंगे। मैक्स वेबर ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस नौकरशाही की कुछ मौलिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। जो उसके मौलिक फीचर्स हैं, पद सोपान, एक हायरार्की होगी जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगी या ऊपर से नीचे की तरफ डिलीवर होगी। सबसे सर्वोच्च पर, जैसे अपने यहाँ ही देख लिया जाए सचिवालय में ही, तो मुख्य सचिव के बाद से विभाग बढ़ जाते हैं। तो एक विभाग में प्रमुख सचिव के बाद से सचिव, फिर से अतिरिक्त सचिव, अपर सचिव, अनुसचिव, फिर से अनुसचिव के बाद से उसका OSD, कार्यालय अधीक्षक के बाद से नीचे फिर क्लर्क्स की श्रेणी आने लगती है और चपरासी तक वो व्यवस्था चलती है।
तो ये जो व्यवस्था पद सोपान की है ये नौकरशाही में महत्वपूर्ण है। उसके बाद से व्यवसायिक योग्यता, इस व्यवस्था में जाने के लिए आपके पास एक क्वालिफिकेशन होगा, तब उस क्वालिफिकेशन के थ्रू आप उसमें आप आ पाएंगे। जैसे भारतवर्ष में केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य के स्तर पर लोक सेवा आयोग, इन आयोगों के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए एक चयन की प्रक्रिया होती है। उस चयन प्रक्रिया को पूरा होने के बाद उसमें सफल अभ्यर्थी ही इस नौकरशाही की व्यवस्था में अपनी योगदान को देता है। नियम और प्रक्रिया, रूल्स एंड प्रोसीजर्स, इसमें बाईपास नहीं है कि एक फाइल को दूसरे जगह से दूसरे जगह तक बीच से हम ले जा करके कर दें। उसकी एक नोटिंग की प्रक्रिया होगी, एक नियम और प्रोसीजर से ही वो काम होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो पद सोपान हो गया, दूसरा व्यवसायिक योग्यता हो गई, नियम और प्रक्रिया की बात हो गई, और विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन, जो दूसरी परिभाषा जो थॉमसन की थी कि श्रम का विभाजन, डिवीजन, कि कहाँ पर निर्णय लिया जाएगा, कहाँ पर निर्णय को आगे कार्य रूप में होगा, वो चैनल है कि अपर प्रमुख सचिव के तक पर निर्णय होगी और नीचे वो डिलीवरी का काम शुरू होगा हर जगह पर। एक हम लोग अपने महाविद्यालय को ही ले लिया जाए तो महाविद्यालय का जो एक संगठन है वो संगठन कैसे चल रहा है। सबसे सिरे पर प्राचार्य, प्राचार्य के पास से शिक्षक, महाविद्यालय की व्यवस्था को संचालित करने के लिए कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षक के अंदर कुछ और स्टाफ्स, लेखाकार, उसके बाद से सफाई व्यवस्था के लिए सफाई कर्मी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एक कागज को दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए, दूसरी व्यवस्था को दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए, और उसके बाद से विद्यार्थी। तो ये सब पूरी सिस्टम को एक प्लान वे में हम लोग की कक्षाओं का संचालन किया जाए। यदि अपने महाविद्यालय में 4000-5000 विद्यार्थी एक दिन पढ़ने आ रहा है तो एक जगह वो नहीं चला जाएगा। कितना सिस्टम से बना है कि 10 से 10:40 के बीच में इस कक्ष में इसकी कक्षा चलेगी। तो एक नियम और प्रोसीजर है, प्रक्रिया है। तो शेष बच्चा दूसरे जगह होगा, केवल वही बच्चा वहां बैठेगा, उससे संबंधित प्राध्यापक वहां पर आकर के अपने शिक्षण कार्य को संपादित करता है। संगठनात्मक संसाधन, अब इस कामों के लिए रिसोर्सेज की जरूरत है। तो मैक्स वेबर ने ही बात को कही कि एक लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन होंगे, रिसोर्सेज होंगे, वित्तीय संसाधन होगा, तमाम तरह की सारी चीजें होंगी जिससे मिला करके वो सब चीजें होंगी। इसको मिला करके साधारण शब्दों में कुछ और जो विशेषताएं हैं कि नौकरशाही प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने वाली एक विशिष्ट पद्धति है। ठीक हो गया। नौकरशाही के कार्यों और अधिकारों का स्पष्ट विभाजन निश्चित नियमों द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर ली। कार्य निष्पादन हेतु तो प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होती है, ट्रेनिंग्स होते हैं, ताकि उस स्पेशलाइज्ड काम को करने में वो व्यक्ति सफल हो सके। आधुनिक युग में नौकरशाही का विकास, वर्तमान, अब ये भी एक चरण है कि आधुनिक जो युग में हम लोगों ने पहले लेक्चर में भी बात की कि एक कॉम्प्लेक्स व्यवस्था होने के नाते और इन एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भरता के कारण हर जगह का जो चैनल है वो चैनल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो वर्तमान वित्तीय व्यवस्था के संचालन हेतु नौकरशाही की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो काम है वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि उस चीज को हम एक जगह से दूसरे जगह करना हो तो बीच के रास्ते से कोई ऐसी चीज निकाल दे कि जो वो काम हो जाए, नहीं होगा। वो प्रोसीजर होगा। अब उस प्रोसीजर में कुछ समय ज़्यादा लगे या कम लगे वो एक अलग बिंदु हो सकती है, इसकी हम कमियों के अंदर भी आ सक करके बात कर लेंगे। संचार संसाधनों के तीव्र विकास ने नौकरशाही की आवश्यकता को और बल प्रदान किया। टेलीकम्युनिकेशन का विस्तार होने के नाते कि हर जगहों पर काम बहुत तेजी से हो, तो इस नौकरशाही की व्यवस्था और तेजी से उभर करके सामने आई। बृहद स्तरीय उद्योगों के कुशल प्रबंधन के लिए भी, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे HRA, ARA,
तमाम ऐसे पोस्ट हैं, सीईओ को स्पेशलाइज्ड वर्क है, उसको उस पैनल को तैयार करता है और वो चीज़ें हो करके काम आती हैं। आज हर संस्थान में सीईओ का पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो क्यों है? वो विशिष्टता के कारण है और उस काम को वो संपादित कराने में सफल भी हो पाता है। तो ये जो 3 स्थितियां हैं कि उसकी व्यावसायिक विशिष्टता ही नौकरशाही में किसी नौकरशाह के अधिकार और कर्तव्य को और बढ़ा देता है। उसके बाद आधुनिक राज्यों के कार्य विस्तार के कारण कार्य का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे क्षेत्र होने के नाते वहाँ पर कामियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए नौकरशाही बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाती है। अब जैसे अपने यहाँ ही देखा जाए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी में ही जिले के स्तर पर जिला पंचायत बना हुआ है, तो पंचायत के माध्यम से सारे काम विकास के हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी एक नौकरशाही व्यवस्था के लिए जिला पंचायत अधिकारी है, उसका कार्यालय है, ताकि वो शासन और जनप्रतिनिधियों के बीच की कड़ी बन करके काम को करे, ताकि वहाँ पर उसके पास स्पेशलाइजेशन है। तो वो पंचायत, जिला पंचायत जो अधिकारी है, वो पंचायत अधिकारी जनप्रतिनिधियों और चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों के साथ एक सामंजस्य बैठाता है। अपने कार्यालय से उसके वित्त को नियंत्रित करता है कि किस जगह पर कौन सी योजना के लिए क्या धन देना है और क्या चीज़ें होनी जरूरी हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, नौकरशाही की जो व्यवस्था भारतवर्ष से ही नहीं, आधुनिक समाज की एक अनिवार्यता बनती चली जा रही है। अब कुछ इसके प्रकार जो काम हैं, तो सरकार के विभिन्न सूचनाओं को उपलब्ध कराना, नौकरशाही उससे रिलेटेड चीज़ों को कि किसी चीज़ को कैसे होना है, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। कलेक्ट करके फिर वो अपने मीटिंग्स में अपने मंत्री और अपने विभाग के जो प्रमुख हैं उनके साथ बैठ करके उस पर काम करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो ये जो समूहबद्धता है, वो जहाँ पर ये निर्णय की प्रक्रियाएं संपादित होती हैं। नीति निर्माण में सहायता प्रदान करना, बिना ब्यूरोक्रेसी के कोई भी आधुनिक युग की शासन व्यवस्था उस नीति को न बना सकती है, न उसे लागू कराने में समर्थ हो पाएगी। तो इसलिए नीति के निर्माण में भी नौकरशाही सहायता करती है और नीतियों के क्रियान्वयन में भी इनका बड़ा रोल है। आज इस संकट की घड़ी में हम देख लें तो पुलिस प्रशासन के साथ साथ आवश्यक जो सुविधाएं देने वाली जो एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं यहाँ पर। तो इसलिए कर पा रही हैं कि उनको डिलीवरी का काम है, वो फील्ड में वही रहती है। खाद्य आपूर्ति विभाग है, पशुपालन, दूध उद्योग से रिलेटेड लोग हैं। तो ये जो चीज़ है, नगर पालिका में सफाई कर्मी हैं, तो ये जो डिलीवरी करने वाली एजेंसियां हैं आज वो काम कर रही हैं। तो 2 जगहों पर, एक तो नीति निर्माण के जगह पर जहाँ पर वो काम होती है, और एक डिलीवरी कि वो चीज़ वहाँ तक पहुँच जाए। तो दोनों चीज़ें ये नौकरशाही के ही माध्यम से होती है। वैधानिक कठिनाइयों को जो सरकार की हैं उसको दूर कराने में भी नौकरशाही का बहुत बड़ा रोल होता है। इधर विगत 5-6 वर्षों में बहुत सारे नियम और अधिनियमों को समाप्त किया गया जिसकी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बाधाएं उत्पन्न करती हैं, कार्य क्षमता प्रभावित होती है कि अरे इस चीज़ को इस नियम से करा जाए, तो इस चीज़ को इससे किया जाए, तो इतनी उसमें बाधाएं होती हैं कि वो डिलीवरी का जो समय है वो बहुत निकल जाता है। अब स्वाभाविक है कि बहुत सारे फायदे होने के बाद इस नौकरशाही व्यवस्था जो आज है, और नौकरशाही में नौकरशाह जो बड़े उच्च पदों पर जो लोग हैं वो एक अपने अलग ही उनकी जीवन पद्धति हो जाती है। वो समाज से, सोसाइटी से और जन सामान्य से अपने को अलग मानने लगते हैं। यह एक इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है, जिसके चलते बहुत सारे काम प्रभावित भी होते हैं। जैसे कर्मचारियों की बहुत सारी अधिकता होने से और तो वो काम नहीं हो पाता कि ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे, और वो बीच में फाइल जो है लंबे समय तक इस टेबल से उस टेबल तक, उस टेबल से उस टेबल तक पहुँचती चलती रहती है। तो इसके साथ असंतोषजनक स्टाफ ज़्यादा होने से कार्य जो होता है वो प्रभावित होता है। कार्य संस्कृति डेवलप नहीं हुई है, निश्चित रूप से इसमें कहीं दो राय नहीं। हम एक दूसरे के ऊपर
उसको कि अभी ये फाइल वहीं तक दबी हुई थी, इस पर उन्होंने निर्णय नहीं लिया। तो एक जो कल्चर है काम करने का वो भी न होने से, और उनके प्रदर्शन कैसा हो रहा है उसके मूल्यांकन की पद्धति अब धीरे धीरे डेवलप की जा रही है कि फीडबैक्स लिए जा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी नहीं तय होती थी कि आप इतने दिनों में ये काम हो जाए, लेकिन आज अब शासन व्यवस्था पर, नौकरशाही के ऊपर भी अंकुश लगाने का काम है कि आपको डिलीवरी देनी है, कितने समय पर ये काम करिए। तो ये और पदोन्नति और सूचीबद्ध तरीके से व्यवस्था, उसमें भी असंगतता होती है कि प्रमोशन किस आधार पर हो, कौन से वरीयता के क्रम में किसको काम दिए जाएं। तो कुछ ऐसी चीज़ें ये हैं कि जो नौकरशाही के कामों को प्रभावित करती रही हैं। पारदर्शिता और प्रक्रियागत उत्तरदायित्व का अभाव भी रहा है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आपके सामने हैं, हमने नोट करके रखा था, वो आपको उपलब्ध भी होगा, आप उसे देख लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं राजनैतिक शक्ति। तो इसकी बात हम लोगों ने पहले लेक्चर में भी बहुत व्यवस्थित तरीके से किया कि भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई, बहुदलीय शासन व्यवस्था यहाँ पर लागू हुई। तो प्रत्येक जो राजनीतिक दल है उस राजनीतिक दल का गठन कुछ आदर्शों, कुछ कार्य योजनाओं के आधार पर उसके जो शीर्ष जो लीडरशिप है वो अपनी आइडिया लेकर के आती है और उसके आधार पर उसका निर्माण होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का निर्माण, राष्ट्रवादी कुछ प्रवृत्तियां उसके अंदर विद्यमान हैं। उनके एजेंडे में था कि 370 हटना चाहिए, सिविल यूनिफॉर्म कोड लागू होना चाहिए, राष्ट्रवाद उनके लिए सर्वोच्च स्थान था। जबकि कांग्रेस की जो था तो उसमें सामुदायिक संघवाद की बात थी। तो ये पार्टियां अपनी नीतियों को, जैसे बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ तो वंचितों के हितों की रक्षा के लिए वो सामने उभर करके काशीराम आए और राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे, उनकी बातें अपील करती रहीं। आज बहुजन समाज पार्टी के पास अभी भी 17 से 18% उत्तर प्रदेश में वोट है। तो वो वर्ग वो महसूस करता है कि ये पार्टियां हमारे समस्याओं को, हमारे हितों की रक्षा के लिए आगे आएंगी। कुछ पार्टियां उस लीडर के वंश को आगे बढ़ाने के लिए रही। तो भारतवर्ष में सत्ता की राजनीति में और सत्ता को पाने के लिए एक बहुत बड़ा क्लैश नहीं रहा। वो क्लैश इसलिए भी नहीं रहा कि हमारे संविधान की मूल में ही हम भारत के लोग संप्रभु सत्ता का निर्माण करते हैं। तो जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, तो जो जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, ये फिलॉसफी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बुल में है। तो जब ये प्रियम्बुल हमारी उसकी आत्मा में है तो ये हैजर्ड स्थिति नहीं है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद आप अपनी आइडियोलॉजी को ले आइए। यदि हम 5 वर्षों में उस पार्टी के शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चला तो हम उसकी बात जनता के बीच में रखेंगे तो वो पार्टी की विचारधारा को, उसकी फिलॉसफी को, उसके काम की पद्धति को यदि उसको अपील हुई तो वो चीज़ होगी। अब जैसे 30 वर्षों के बाद जनता के बीच में 2019 में फिर से एनडीए की सरकार गई केंद्र में और वो दोबारा चुन करके उससे भी ज़्यादा बहुमत से आई। तो दोबारा जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनना, तो क्या हुआ, कुछ उन्होंने अपनी एजेंडे को सामने रखा कि उज्ज्वला योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना था, सड़कों का जाल बिछ जाना था, मेडिकल के क्षेत्र में भी बहुत सारी उपलब्धियां थी। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें, काम पूरे भी हो गए थे। तो जो डिलीवरी का सिस्टम लोगों को एक उम्मीद थी तो पुनः से वो सत्ता में आ गए। अगली बार ऐसा नहीं होगा तो वो हमारे पास अवसर है जनता के पास।
तो यहाँ जो सत्ता की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में अब आगे चल करके सभी राजनीतिक दल जनता की सेवा पहले स्थान पर कहते तो हैं, लेकिन पहला स्थान उनको सत्ता पाने का है। तो जो इसमें लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना, अपनी विचारधारा को जनता के बीच में ले जाना, उस फिलॉसफी के अनुसार अपने काम को संपादित करना, वो स्थिति न होते हुए सत्ता पाने के लिए एन प्रयास करना, किसी सत्ता को गिरा देना, विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त हो जाना, तो ये जो अवसरवादिता आई है, इस अवसरवादिता ने, निहित स्वार्थों ने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को थोड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, हमने आप लोगों के लिए इन तीनों अवधारणाओं को एक साथ बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि इन 3 लेक्चर्स के माध्यम से इन तीनों अवधारणाओं को बुद्धिजीवी वर्ग, नौकरशाही और राजनीतिक सत्ता, इन तीनों अवधारणाओं को विकास और नियोजन की प्रक्रिया में इनकी भूमिका को समझने में सहायता मिली होगी। इसके साथ साथ हमने कुछ केंद्रीय बिंदु और कुछ नोट्स अभी आपके लिए बना रखा है, वो भी अब अपलोड किया जाएगा इन कक्षाओं के बाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो चौथी यूनिट है, इसको समझने में सहायता मिलेगी और आप इसे समझ पाएंगे। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर हर वक्त उपलब्ध हैं। आपस में एक दूसरे के, हम लोगों के पास अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप और इसके माध्यम से हम लोग अपनी बातों को, जहाँ भी कोई समस्या है उसको, उस पर आप चर्चा करें, हम लोग उस पर बात किया जाएगा और उसके लिए समझने का प्रयास किया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 5वीं यूनिट पूरा करने के बाद इस पर एक हम मॉडल पेपर भी आपके पास देंगे और मॉडल पेपर के साथ साथ एक असाइनमेंट वर्क भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे आपको करना होगा। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर में इन विपरीत परिस्थितियों में स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य पर अपना विशेष ध्यान दे रहे होंगे।